हम सबके सामने ये सवाल रहता है कि जो जीवन हम जी रहे हैं, क्या वह वास्तव में शांतिपूर्ण है? क्या उसमें एक सहज आनंद है? क्यों हमारा जीवन इतने कॉन्फ्लिक्ट से, द्वंद्वों से भरा हुआ है? क्यों इतने दुख, दर्द अनायास आते रहते हैं? हम लगातार बचपन से हर्ट भी होते रहते हैं मानसिक रूप से। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मानव के जीवन में, इस धरती पर एक जो सबसे खतरनाक वस्तु है, वह क्या है? इस पर थोड़ा सा मनन करिए कि क्या है जो सबसे खतरनाक है इस धरती पर। वह हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एटॉमिक वेपन्स हैं, और भी जो भी चीजें हैं विनाश की इस धरती पर मनुष्य ने जो जुटा ली है, उससे भी खतरनाक चीज है और जिसकी ओर जितने भी शिक्षक हुए हैं अभी तक इशारा करते रहे, चाहे उपनिषदों में या कोई भी, बुद्ध हो, जे कृष्णमूर्ति तक, बार बार ये सारे शिक्षक इसकी ओर इशारा करते हैं कि ये सबसे डेंजरस चीज है इस धरती पर मानव के लिए, और वह है अज्ञानता, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस या अज्ञानता हमारे समस्त दुखों की जड़ है। हमने जो भी अव्यवस्था इस धरती पर बना ली है, चाहे वो प्रकृति के स्तर पर हो, क्लाइमेट चेंज के लेवल पर हो, हमारे राजनीतिक जीवन में हो, आर्थिक जीवन में हो, संबंधों में हो, उन सब में जो दुख क्लेश का कारण है अज्ञानता। और ये अज्ञानता क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। एक्चुअली यदि ये कहा जाए कि ज्ञान क्या है, जो वास्तविक ज्ञान है, जिसको हम विजडम कह सकते हैं, वह है इस अज्ञानता के बारे में सजग होना, इसको ज्यों का त्यों जानना। तो अज्ञानता के बारे में एक गहरा बोध ही वास्तविक ज्ञान है, विजडम है। और ये अज्ञानता क्या है? स्वयं को ना जानना, अपने आप को हम जैसे हैं उसके बारे में सजग ना होना, यही अज्ञानता है। लैक ऑफ सेल्फ नोइंग, जिसको सेल्फ नॉलेज भी कहा जाता है, या उसको आप आत्मज्ञान कह सकते हैं, आत्मबोध कह सकते हैं। तो इस स्वयं को ना जानने के अभाव में हम जो भी कर्म करते हैं, वह कोई ना कोई द्वंद्व लाता है, भ्रम लाता है, विभाजन लाता है, समस्याएं लाता है हमारे जीवन में। तो स्वयं को जाने बिना वास्तव में हमारे जीवन का कोई ठोस आधार नहीं है। हम बस एक अंधेरे में इधर उधर भटकते रहेंगे। हमें कोई ना कोई प्रोपेगेंडा प्रभावित करते रहेंगे, कोई आएगा कुछ बता देगा, वो उससे प्रभावित हो जाएंगे। हमारे जो भी परंपराएं हैं, जो भी संस्कार बद्धताएं हैं, उसके वशीभूत जीते रहेंगे, उसी को सच मानकर। इसीलिए इस अज्ञानता के बहुत गहरे नेतार्थ हैं, इसके डीप इम्प्लीकेशंस हैं, ना अपने को ना जानने के। स्वयं को ना जानने से हम लगातार ये जो मैं की
या स्व केंद्रितता की जो धारा है उसमें लगातार जीते रहते हैं। और जब तक हम इस स्वार्थ के साथ, इस मैं की गठरी के साथ जीते हैं, डर हमेशा बना रहता है। तो ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। इस अज्ञानता की वजह से ही हम लगातार स्वार्थ में जीते हैं, ईगो के साथ जीते हैं। और ईगो के साथ जीने का परिणाम ये होता है कि लगातार डर बना रहे, और डर का अर्थ ही है दुख। और जब डर है तो हम लगातार इधर उधर भटकते रहेंगे, कभी किसी की तलाश में, किसी न किसी रूप में सुरक्षा की तलाश में, चाहे संबंधों में हो, चाहे ईश्वर में हो, या गुरुओं में हो। तो हमारा जीवन पूरा एक एक कंफ्यूजन का एक केंद्र बन जाता है, स्वयं को ना जानने के अभाव में। अब सवाल ये है कि हम स्वयं को कैसे जानें, क्या है जरिया स्वयं को जानने का। हम अक्सर स्वयं को कैसे जानते हैं? यदि आप इस पर गौर करें तो हमारा स्वयं को जानना प्राय विचारों के माध्यम से होता है, स्मृतियों के माध्यम से होता है, यादों के माध्यम से होता है। हमें जो कुछ भी बताया गया है हम उसको मान लेते हैं, अतीत के माध्यम से होता है। और जब हम खुद को सिर्फ अतीत के द्वारा, सिर्फ मेमोरीज के द्वारा, विचार के द्वारा जानते हैं, तो उसका एक अलग परिणाम होता है। इसके बारे में हमने कुछ चर्चा भी की थी पिछले 2 दिनों में, कि विचार के द्वारा जानने का अर्थ है कि हम लगातार अपनी तुलना करते रहेंगे, अपने को नापते जोखते रहेंगे, अपने को जज करते रहेंगे। वो सारा जो जजमेंट है, मेजरमेंट है, वह सब कुछ अतीत पर आधारित है। हमारे जो भी कंडीशनिंग है, प्रोग्रामिंग है, उस पर आधारित है। और जब हम प्रोग्रामिंग को ही सत्य मान लेते हैं, उसी के साथ जीते हैं, वही अज्ञानता है। क्योंकि हमने उस पर सवाल नहीं उठाया है, उसको क्वेश्चन नहीं किया है, उसका एक्सप्लोरेशन नहीं किया है। वास्तविक ज्ञान का अर्थ है एक्सप्लोर करना, चीजों को ज्यों का त्यों सिर्फ मान नहीं लेना जो कुछ भी बताया गया है। तो हम जब खुद को अतीत के द्वारा जानते हैं तो अपने को बिल्कुल सीमित कर देते हैं। हम उसी एक बहुत ही नैरो विजन से खुद को देखते हैं, बहुत ही संकीर्ण दृष्टि से। और उस संकीर्ण दृष्टि में हमेशा एक अतीत रहता है, उसमें उसका वर्तमान से बहुत कम संबंध होता है, होता ही नहीं। हम खुद को उस ऑब्जर्वर के द्वारा, दृष्टा के द्वारा जानते हैं। दृष्टा जो यादों की गठरी है, जो छवियां हैं, प्रतिमाएं हैं, इमेजेस है, उसकी गठरी, जो प्रतिक्रियाओं की गठरी। इसीलिए सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि हम स्वयं को कैसे जानते हैं और उसके क्या आशय हैं। जब हम ऑब्जर्वर के थ्रू जानते हैं तो हम लगातार भूतकाल में जीते हैं, पास्ट में जीते हैं, अतीत में जीते हैं। और जब हम अतीत में जीते हैं तो हम जो वर्तमान की चुनौतियां हैं उसका सीधा साधा सामना नहीं कर सकते। इसीलिए हमारी जो भी समस्याएं वर्तमान की हैं, हम उसको अतीत के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और ये भूल जाते हैं कि इस सॉल्व करने में हम उसको और जटिल बना देते हैं। क्योंकि जो वर्तमान की चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, वो अतीत ने ही पैदा की, उनको विचारों ने ही पैदा किया है।
अपनी नासमझी के कारण, और विचार उसको हल नहीं कर सकता है। इस बात को गहराई से समझना बहुत जरूरी है कि विचार ने जो भी समस्याएं खड़ी की हैं वो खुद हल नहीं कर सकता। जब तक वो शांत नहीं होगा वो हल भी नहीं होगा। और एक बात और है कि ये जो मैं है, जो हर बार प्रतिक्रिया के रूप में पैदा होता है, यह कोई एक ठोस वस्तु नहीं है। इस बात को समझना बड़ा आवश्यक है कि ये जो मी है, सेल्फ है, वह एक गतिविधि है, मूवमेंट है। ये कोई स्टैटिक चीज नहीं है। जैसे ही हम कुछ तुलना करते हैं, वह तुलना मी के रूप में होती है। तुलना एक एक्टिविटी है, जैसे जजमेंट एक एक्टिविटी है, किसी की इमेज बनाना एक एक्टिविटी है, ईर्ष्या एक एक्टिविटी है। तो वो ये जो मैं है वो हमेशा किसी ना किसी मूवमेंट के थ्रू प्रकट होता है। यदि हम इस क्षण कोई तुलना नहीं कर रहे हैं, कोई मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, तो मैं कहाँ है? आप देखिए, वो मैं कहीं नहीं होगा। बिना गतिविधि के, एक्टिविटी के, और ये एक्टिविटी मेमोरीज की एक्टिविटी होती है, थॉट की होती है, और तभी मैं पैदा होता है। उसके बिना नहीं हो सकता ये मैं पैदा, मनोवैज्ञानिक तर्क। क्योंकि यह एक मूवमेंट है, ये जो मी है, इसीलिए इसका अंत भी हो सकता है। यदि ये कि ठोस कोई चीज होती, तब ये मुश्किल हो जाता। but it's a good news that it is a movement, or what has a beginning also has an end. जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। तो कोई भी जो मूवमेंट है, गतिविधि है, उसका अंत होगा ही। और वो अंत कैसे होगा, ये हम इस सेल्फ नोइंग की प्रोसेस के जरिए समझ सकते हैं। तो स्वयं को जानने का क्या कोई और माध्यम हो सकता है? क्योंकि यदि हम केवल इस संकीर्ण माध्यम से जानेंगे, विचार के टूल के द्वारा, मेमोरीज के टूल के द्वारा, जिसका अपना उपयोग है हमारे जीवन में, भौतिक दृष्टि से उपयोग है, पर जब हम मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से खुद को उस संकीर्ण दायरे से जानते हैं, तब हम बहुत अपने को लिमिटेड कर देते हैं। तो सबसे पहले तो इस बात का एहसास होना कि विचार के टूल के द्वारा खुद को जानना बहुत ही सीमित है, और वो दुख का कारण है। अब क्या ये पॉसिबल है कि हम कोई उस टूल के माध्यम से जाने जो संस्कारबद्ध नहीं है, जो कंडीशन नहीं है? और वह टूल, जैसा कि हमने चर्चा भी की है, वह टूल है सजगता का, अवेयरनेस का, जिसको जे कृष्णमूर्ति चॉइसलेस अवेयरनेस कहते हैं। और ये जो अवेयरनेस है, ये चॉइसलेस होती ही है। यदि चॉइस है अवेयरनेस में, तो इसका मतलब है कि पसंद नापसंदगी आ गई। अगर सजगता में मैं चुन रहा हूँ कि मैं केवल इसके प्रति सजग होऊंगा, जैसे मेरे अंदर कुछ, अगर मैंने मान लिया कि ये अच्छाइयाँ हैं, मैं इसके प्रति सजग हूँ, या मैंने मान लिया है कुछ बुराइयां हैं, उसके प्रति हूँ, तो ये जो विभाजन है सजगता में, इसका विभाजन नहीं होता है। हम उसमें चुनाव नहीं करते हैं कि नहीं मुझे इसके प्रति सजग होना है, इसके प्रति नहीं होना है, क्योंकि फिर वहीं पर फिर ये विचार की प्रक्रिया आ गई। फिर ये थिंकिंग प्रोसेस है, ये अवेयरनेस नहीं है। तो अवेयरनेस बाय इट्स वेरी नेचर इज चॉइसलेस। तो हम स्वयं को क्या चुनाव रहित ढंग से सजग हो सकते हैं स्वयं के बारे में? और इस सजगता का अर्थ है स्वयं को ज्यों का त्यों देखना, प्योर ऑब्जर्वेशन। और ये जो विशुद्ध अवलोकन है, शुद्ध रूप से देखना है, इसमें अतीत का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये किसी बैकग्राउंड से नहीं हो रहा है। इसीलिए हम स्वयं को बिना किसी ऑब्जर्वर के, बिना किसी स्मृतियों के ढांचे के, उसके इंटरफेरेंस के देख सकते हैं। और इस सजगता का एक और हिस्सा है गहराई से सुनना, डीप लिसनिंग। इसको भी हम चॉइसलेस लिसनिंग कह सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे टूल हैं जो कंडीशन नहीं है।
चॉइसलेस अवेयरनेस, प्योर ऑब्जर्वेशन, प्योर लिसनिंग, क्योंकि इसमें कहीं कोई मैं का केंद्र नहीं है। इसीलिए ये इसको मुझे ऐसा लगता है कि यह एक प्रेम की भी गतिविधि है, एक प्रेम की गति है, क्योंकि इसमें कोई मैं नहीं है। तो ये जो स्वयं को ज्यों का त्यों देखना, इसमें कोई जजमेंट नहीं, इसीलिए यह डीप लव भी है। जो डीप लिसनिंग है, दैट इज आल्सो डीप लव, क्योंकि वहां कोई जजमेंट नहीं हो रहा है, कोई कंपैरिजन नहीं। और जब हम अज्ञानता के खतरे को देख लेते हैं कि जब भी अज्ञानता है, हम एक रिएक्शनरी मोड में जी रहे हैं, और वो रिएक्शनरी मोड मैं को पैदा कर रहा है, एक सेल्फ सेंटर्ड मूवमेंट को पैदा कर रहा है। और इसीलिए हमारे जीवन में इतनी अव्यवस्था है, दुख है। तो इसके बारे में सजगता होना, इसको ध्यानपूर्वक देखना। जब भी मैं अपने बारे में कोई एक खास धारणा बना रहा हूं या किसी और के बारे में, उसके खतरे को देखना, क्योंकि जब तक हम किसी चीज के खतरे को नहीं देखेंगे, उसके साथ जीते रहेंगे। तो क्या हम अज्ञानता के खतरे को देख सकते हैं? अज्ञानता के खतरे को देखने का अर्थ है मैं के खतरे को देखना, क्योंकि मैं की उत्पत्ति अज्ञानता में ही होती है। ये जो सेल्फ सेंटर्डनेस है, इसकी जो उत्पत्ति है, वो इग्नोरेंस में ही होती है। तो क्या मैं के खतरे को देख सकता हूँ? लगातार अपने बारे में सोचे जाना, और किसी चीज को, दुनिया में इतनी सारी चीजें हो रही हैं, जीवन चारों तरफ घटित हो रहा है, इतना कुछ है, और मैं अपने उसी एक छोटे संसार में अपने को बांधे हुए हूँ। क्या मैं इसके खतरे को देख सकता हूँ? इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं अपने बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा हूँ, या अपने परिवार के बारे में। इसका ऑपोजिट भी सही नहीं है। पर हमें ये देखना होगा कि कहाँ पर ये जो सेल्फ कंसर्न है, वो ऑब्सेसिव हो जाता है। ऑब्सेसिव का अर्थ कि हम उससे बिल्कुल आक्रांत हो जाते हैं, और कुछ भी नहीं दिखता है। तो क्या मैं इस स्वार्थपरक जिंदगी के खतरे को देख सकता हूँ? तो इसका अर्थ है कि क्या मैं असजगता के खतरे को भी देख सकता हूँ? असजगता ही अज्ञानता है। लैक ऑफ अवेयरनेस इज इग्नोरेंस। और कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि क्या हम समग्र प्रज्ञा को जगा सकते हैं? जब तक हम इस अज्ञानता को ज्यों का त्यों नहीं देखते हैं, समग्र प्रज्ञा जागृत नहीं हो सकती, जो डीप इंटेलिजेंस ऑफ लाइफ है। और ये इंटेलिजेंस क्या है? चीजों को ज्यों का त्यों देखना, जो है को जैसा है जस का तस देख, बिना क्या होना चाहिए के प्रक्षेपण के। क्योंकि हम लोग व्हाट शुड बी को प्रोजेक्ट कर देते हैं, और फिर हम व्हाट इज से हमारा कनेक्शन हट जाता है। और यही सारा द्वंद्व है, व्हाट इज और व्हाट शुड बी के बीच का। तो ये प्रज्ञा यह देख लेना है कि विचार कहाँ पर खतरनाक हो जाता है। स्मृतियां जब मनोवैज्ञानिक जगत में सक्रिय होती हैं, तो वो खतरनाक हो जाती है। जब तक वो भौतिक जगत में है, उसका बहुत ही सुंदर उपयोग है। तो यह देख लेना प्रज्ञा है। ये जो प्योर ऑब्जर्वेशन है, विशुद्ध अवलोकन है, ये अपने आप में प्रज्ञा है। ये जो प्योर लिसनिंग है, ये अपने आप में एक प्रज्ञा है। ये जो प्रेम है, ये अपने आप में एक गहरी प्रज्ञा है।